स्वागत है बच्चों आप सभी का व्यवसाय अध्ययन की आज के इस वीडियो लेक्चर में। नियुक्तिकरण स्टाफिंग अध्याय 6 है जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग नियुक्तिकरण क्या है, इसकी महत्व या इसकी आवश्यकता क्या है और नियुक्तिकरण का मानव संसाधन प्रबंध से क्या नाता है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया क्या होती है और नियुक्तिकरण के अंग तत्व या पहलू क्या क्या हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो आपको उसे प्रशिक्षित करना होता है, तो प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि नियुक्तिकरण दरअसल होती क्या है। तो आप जानते हैं कि कोई भी संस्थान हो वहाँ पर लोगों की नियमित रूप से आवश्यकता होती है। कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं, कभी कभी लोग जितने थे उतने हैं भी पर्याप्त, वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बिजनेस एक्सपेंड करता है यानी कि विकसित होता है, उन्नति करता है, उसका प्रसार होता है, तो कहीं ना कहीं हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इसी प्रक्रिया से, इसी आवश्यकता से निकली हुई एक प्रक्रिया है जिसे हम स्टाफिंग बोलते हैं, समझते हैं। इसमें क्या क्या आएगा ये जानना शुरू करते हैं। नियुक्तिकरण के अंतर्गत बच्चों हम किन किन कार्यों को शामिल करते हैं। देखिए, कोई भी उपक्रम हो यानी कि कोई संस्था हो, उसमें जो रिक्त पद हैं यानी वैकेंसी हैं, आप उनके लिए उनके अनुरूप यानी कि उसके लिए सूटेबल और योग्य का मतलब होता है एलिजिबल एंड एबल या कम्पिटेंट लोगों को आप एक तो कार्य पर रखें यानी कि उन्हें अपॉइंट करें। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, नियुक्ति बोल देंगे। तो अभी आपने जो ये सेंटेंस पढ़ा, इससे क्या निकल के आया कि कोई उपक्रम होता है, वहाँ पर जो भी रिक्त पद हैं उन पदों के अनुरूप योग्य व्यक्तियों को कार्य पर रख लिया जाए अगर, तो यही नियुक्ति है। आप देखिए, जितने भी सर्कल यहाँ मैंने बनाए हैं ये सब की पॉइंट्स हैं। उपक्रम एक है, वहाँ पे कुछ रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर पदों के ही अनुरूप और योग्य व्यक्तियों को। कुछ लोग योग्य हो सकते हैं लेकिन हो सकता है कि उस पद के अनुरूप ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है ना। वो योग्यता उस पद को सूट करती हो, उसके अनुरूप होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आप कार्य पर रखेंगे तो यही प्रक्रिया स्टाफिंग कही जाएगी। इसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास ये भी शामिल है, यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टाफिंग है वो ओवरऑल एचआर मैनेजमेंट को अपने में समाये हुए है। तो आइए नियुक्तिकरण का अर्थ हम शाब्दिक एनालिसिस कर लें थोड़ा। नियुक्तिकरण दो शब्दों से बना है, एक तो नियुक्ति और दूसरा करण। दोनों का अर्थ हो गया नियुक्त करना। तो नियुक्ति का अर्थ क्या हुआ, काम पर किसी को लगा देना, ठीक है, पुटिंग समवन ऑन वर्क। ओके, तो नियुक्तिकरण अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किसकी, नियुक्त करने की या नियुक्ति करने की, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने की या किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने की। तो नियुक्तिकरण के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है स्टाफिंग या अपॉइंटिंग भी बोलते हैं, लेकिन स्टाफिंग ज़्यादा बड़ा शब्द है, विस्तृत शब्द है, इसका स्कोप बड़ा है। बिजनेस अर्थात व्यवसाय की दुनिया में, कंपनी में लोगों को काम में लगाना या काम में लाना, या यूं कह लें कि नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण है। तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि नियुक्तिकरण होती क्या है। दरअसल कोई भी संस्था हो, वहाँ पर अगर कुछ पद रिक्त हैं तो उन पदों के अनुरूप योग्य व्यक्तियों को हम कार्य पर लगा लें, यही नियुक्तिकरण है। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम नियुक्तिकरण के बारे में एक दो बातें और जान लें कि प्रबंध का एक बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य प्रबंधन करता है। प्रबंध के उन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी है और उत्तरदायित्व भी है नियुक्तिकरण। क्योंकि अगर आपने अच्छे लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं किया, स्टाफिंग अगर अच्छी नहीं करी, तो आप आगे बतौर मैनेजर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा दायित्व है या कार्य है। संस्था के कार्य संचालन में यही कार्य पर्याप्त संख्या में प्रबंधकीय कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है और उनके विकास करने और उनको संस्था में बनाए रखने से संबंधित
यह पूरी प्रोसेस है। उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उनमें केवल मानव संसाधन है तथा शेष सभी निष्क्रिय संसाधन है, यानी कि मानव संसाधन जो हैं वही एक सक्रिय संसाधन है, बाकी सब निष्क्रिय संसाधन है। उत्पादन के समस्त संसाधनों में केवल मानव संसाधन के बाद यहाँ पर एक शब्द छूट गया है और उसका मतलब होगा सक्रिय। ठीक है, उत्पादन के समस्त संसाधनों में मानव संसाधन ही सक्रिय संसाधन है, शेष सभी निष्क्रिय संसाधन है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि जितने भी निष्क्रिय संसाधन हैं उनके उचिततम प्रयोग का जिम्मा सक्रिय संसाधन यानी कि मानव संसाधन पर होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो इफ़ेक्टिव स्टाफिंग होती है वह संस्था को योग्य, सक्षम, अनुभवी कर्मचारियों की खोज करने में सहायता करती है। और ऐसे योग्य, अनुभवी, सक्षम कर्मचारी जो होंगे किसी भी उपक्रम की रियल असेट हैं, वास्तविक निधि हैं। नियुक्तिकरण में सही व्यक्ति की उसकी रुचि, उसकी कुशलता, उसकी क्षमता के अनुसार ही सही कृत्य पर नियुक्ति की जाती है। यानी कि हम सही व्यक्ति को नियुक्त करें तो हम उसकी रुचि देख लें, उसकी एफिशिएंसी देख लें और उसकी कैपेबिलिटी देख लें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंटरेस्ट, एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी हम उसे सही कृत्य यानी कि सही जॉब पर लगाते हैं। ठीक, बात समझ में आई होगी। अर्थ समझ गए, इसका स्कोप समझ गए, महत्व भी आपने थोड़ा सा जाना। तो अब हम डिटेल में क्यों ना महत्व को समझें। तो आइए सबसे पहले बिंदु से महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। नियुक्तिकरण का महत्व में पहला बिंदु है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव संस्था के कुछ न कुछ होते ही हैं जिनकी पूर्ति के लिए संस्था प्रमुख जो होते हैं, संस्था प्रमुख यानी कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, वे कुछ पॉलिसीज़ तय करते हैं, पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए वे वहाँ के कर्मचारियों को ही उन कार्यों पर लगाते हैं। अतः कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके इसके लिए नियुक्तिकरण महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी तो हमें मिले इसके लिए नियुक्ति पहले करनी पड़ेगी ना। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारी लगते हैं, वो कर्मचारी हमें नियुक्तिकरण से मिलते हैं। इसलिए संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियुक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना तो असंभव है उद्देश्यों का पाना। दूसरा पॉइंट, रोजगार की प्राप्ति एवं जीवन स्तर में सुधार। देखिए, नियुक्तिकरण ही वह प्रक्रिया है जिसमें आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और जब वह व्यक्ति कहीं पे नियुक्त होता है तो उसे रोजगार मिलता है और ऐसे में वह उसकी आय का ज़रिया बनता है। उसे अच्छा वातावरण, अच्छी परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर भी मिलता है, उसकी आय में वृद्धि होती है, तो जीवन स्तर भी सुधरता है। दूसरी ओर प्रशिक्षण और अनुभव, ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है, उसकी मानसिक क्षमता भी निरंतर बढ़ती है, यानी कि ओवरऑल उस व्यक्ति का विकास हो रहा होता है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है, वह स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं अनुभव से, काम करते हुए, कभी कभी प्रशिक्षण से। तो मानव संसाधन के विकास में भी नियुक्तिकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल हो गया। उन लोगों की जो कर्मचारी होते हैं उनकी रोजगार की प्राप्ति में और उनके जीवन स्तर के सुधार में नियुक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉइंट नंबर 3, कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु। देखिए, प्रत्येक संस्थान और संस्था, कोई भी व्यवसाय हो या संस्था हो, उसमें उद्देश्य के अनुरूप आप उत्पादन और वितरण से संबंधित जितने भी कार्य करना चाहेंगे, इनको कौन करेगा? कर्मचारी तो करेंगे, इनकी नियुक्ति आवश्यक है ना। तो आप कार्य को समय पे कर पाएंगे अगर पर्याप्त कर्मचारी, पर्याप्त उचित योग्यता वाले कर्मचारी, अच्छे क्या बोलेंगे, उत्साह स्तर के कर्मचारी, यानी कि मोटिवेशन लेवल के कर्मचारी जो मोटिवेटेड हैं, जिनका मॉरल हाई है, वो कर्मचारी आपके कार्य को समय पर पूरा कर सकेंगे। तो ऐसे में नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही तो आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। अगर नियुक्तिकरण नहीं होगा तो कैसे लोग मोटिवेटेड हो सकेंगे, है ना। तो मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे कि कोई भी कार्य समय से पूरा हो जाए उसमें भी अच्छे कर्मचारी चाहिए। नियुक्तिकरण इसमें हेल्प करता है क्योंकि वही अच्छे कर्मचारी संस्था को उपलब्ध कराता है।
श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग। देखिए, समय के साथ साथ औद्योगिक मशीनरी, इसमें स्लैश गलत लग गया है, इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है उसमें काफ़ी उन्नति हुई है। मानवीय श्रम शक्ति का महत्व इन सब के बावजूद भी कभी भी कम नहीं हो सकता है। मानव मानसिक योग्यता, बुद्धि, कला, कौशल और ज्ञान का समुचित उपयोग अगर मानव कर ले, ठीक है, तो निश्चित रूप से वह संस्था अपनी समस्त मशीनरी का बेहतरीन उपयोग कर पाएगी। और ये अपनी सारी मशीनरी का या टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करने के लिए जो मानव संसाधन है, उनकी मानसिक योग्यता, बुद्धि, कला, कौशल, ठीक है, ये मानसिक योग्यता के बीच में बच्चों जो यहाँ कामा लगा है, इसको आप एक वर्ड समझिए। मानव के बाद कामा मानिए। मानव जो है वह अपनी मानसिक योग्यता, अपनी बुद्धि, अपनी कला, कौशल और ज्ञान का अगर समुचित उपयोग कर ले, तो निश्चित रूप से उस संस्था की श्रम शक्ति का अगर अच्छे से उपयोग हो जाएगा इस तरह से, और ये श्रम शक्ति का अच्छे से उपयोग हो जाए, इसके लिए नियुक्तिकरण उनको बाकायदा ट्रेनिंग देती है, उनका जो उत्साह का स्तर है उसे वो मेंटेन करती है, तभी तो ऐसा हो पाएगा कि जो श्रम शक्ति है उसका अच्छे से उपयोग हो जाए। और ध्यान रखिएगा, अगर श्रम शक्ति का अच्छे से उपयोग हो रहा होगा तो जो अन्य मशीनरी वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह है, उनका भी बेहतरीन उपयोग हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 5 यही कहता है कि विभिन्न तकनीकी ज्ञान और कला का उपयोग नियुक्तिकरण के माध्यम से अन्य क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल वाले कर्मचारी किसी संस्था में इकट्ठा होते हैं और वे अपने अनुभव, योग्यता और कला से संस्था की प्रगति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं, यानी कि संस्था को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। ठीक है, नियुक्तिकरण का सामाजिक महत्व भी कुछ है, वो क्या हो सकता है? देखिए, नियुक्तिकरण का जो सामाजिक महत्व है वह इसलिए क्योंकि इसी से समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलने से परिवार का और फिर समाज का स्तर सुधरता है। इससे सामाजिक अशांति का खतरा कम हो जाता है। यानी कि लोग अगर रोज़गार में होंगे तो जाहिर सी बात है आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में वो संलग्न नहीं हो सकेंगे और इससे सामाजिक शांति बनी रहेगी। तो ये सामाजिक महत्व भी रखती है। राष्ट्रीय महत्व क्या है? नियुक्तिकरण का राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र या राज्य, राष्ट्र यानी नेशन और राज्य यानी स्टेट। स्टेट का मतलब प्रदेश से नहीं है बच्चों, राज्य का मतलब सरकार से ही होता है। जब हम राज्य बोलते हैं पॉलिटी में तो इसका मतलब होता है स्टेट। ये स्टेट उत्तर प्रदेश या एमपी या हरियाणा जैसा नहीं। स्टेट जिसे हम बोलें कि राज्य का ये दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों को सभी आवश्यक समान अधिकार या जितने भी संवैधानिक अधिकार है वो उन्हें उपलब्ध कराए। तो यहाँ राज्य से आशय उत्तर प्रदेश या पंजाब से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब सरकार से है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्र यानी नेशन और राज्य यानी सरकार, इनका ये कर्तव्य है कि संपूर्ण समाज में सुख रहे, शांति रहे, रोजगार और उपभोग की योग्य जो वस्तुएं हैं वह लोगों को मिल सकें। ये कैसे होगा? ये नियुक्तिकरण से होगा। अब आप कहेंगे कि नियुक्तिकरण से ये कैसे हो जाएगा कि देश में सुख, शांति, रोजगार वगैरह रहे? देखिए, समझिएगा, जितनी भी वस्तुएं आपको प्राप्त होती हैं वह सब कहाँ से मिलती हैं? वह सब आपको उद्योग से मिलती हैं। और उद्योगों का महत्व क्यों है? उद्योगों का यानी कि इंडस्ट्री का महत्व इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। और ये सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध कब हो पाती हैं? जब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इन उद्योगों में काम करते हैं और इनके द्वारा किए गए काम की वजह से ही ये वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो पाती हैं। एक तरफ तो ये वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं जो पूरा देश उपयोग में लाता है। वस्तुएं और सेवाएं जितनी ज़्यादा आपके पास होती हैं, माना जाता है कि आपका सुख का स्तर उतना ही ज़्यादा है। आपको एक चॉकलेट मिले, आप प्रसन्न हो उठते हैं। आपको 10 चॉकलेट मिले अभी, शायद आपकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी। आप बाज़ार गए थे शॉपिंग करने, आपको कोई एक ड्रेस मम्मी पापा दिला रहे हैं और वहीं पे आपको 2 ड्रेस खरीदने का मौका मिले तो आप शायद ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो ऐसा माना जाता है अर्थशास्त्र में भी कि वस्तुएं और सेवाएं जितनी ज़्यादा आपको उपलब्ध हैं, आपकी सुख की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो
ये सारी वस्तुएं आपको इंडस्ट्री देती है। और इसी इंडस्ट्री में काम करने की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको रोज़गार भी मिलता है, तो उनके पास उनकी इनकम बढ़ती है। अपनी इनकम को, अपनी आय को ये कर्मचारी अल्टीमेटली कहाँ स्पेंड कर देते हैं? इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में। तो कहीं ना कहीं अगर आप समझे, लोग काम में बिज़ी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्हें रोज़गार चाहिए होता है, रोज़गार मिल जाता है, इससे इनकी इनकम अच्छी होती है और इसी इनकम से ये वो वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं जो ये उत्पादित करने में उद्योगों की मदद करते हैं। तो लोग अल्टीमेटली बिज़ी हैं, और अगर बिज़ी हैं, समाज की उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा कोई भी कंट्री उतना ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है, विकसित माना जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यही समस्त वस्तुओं के उत्पादन का आधार बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा कि नियुक्तिकरण ही वो योग्य सुयोग्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है जो उत्पादन की, वितरण की, विक्रय की, विपणन की समस्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अल्टीमेटली देश को वो सारी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जो समाज को सुख, शांति, रोजगार और उपभोग योग्य वस्तुएं अल्टीमेटली उपलब्ध कराने में मदद करता है, रोज़गार भी उपलब्ध कराता है कहीं ना कहीं नियुक्तिकरण। तो ये सब राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है नियुक्तिकरण के। कुछ अन्य भी महत्व हैं, जैसे प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना होती है। जब नियुक्तिकरण में आप लोगों को ट्रेनिंग देना चाहेंगे तो ट्रेनिंग देने के लिए भी तो कोई बंदा होना चाहिए। तो अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो क्या होगा? एक ट्रेनिंग एकेडमी कोई बन जाएगी, है ना, जो कर्मचारियों को बेसिकली क्या करेगी? ट्रेन करेगी। उपक्रम के आकार में वृद्धि होगी, जितने ज़्यादा कर्मचारी उतना ही साइज बढ़ेगा बिजनेस का। इससे मानव का, किसी देश के रहने वाले सिटीजन्स का विकास होता है, उनका व्यक्तित्व निखरता है ट्रेनिंग के ज़रिए। और राष्ट्रीय स्तर में वस्तु की गुणवत्ता में सुधार और लागत में भी कमी आती है, क्योंकि कर्मचारियों को इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे क्वालिटेटिव वस्तुएं बना सकें, कैसे उनकी क्वालिटी में सुधार कर सकें, और वो भी कम लागत पर। यही ट्रेनिंग जब दी जाती है तो कहीं ना कहीं लोग विकसित होते हैं और ये लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। तो आप देखिए कि नियुक्तिकरण कितना महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में, अंतिम टॉपिक, कि नियुक्तिकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, नियुक्तिकरण की सबसे पहली खासियत ये है कि नियुक्तिकरण जन केंद्रित होती है, ये पीपल सेंटर्ड होती है, क्योंकि ये लोगों को डील करती है, लोगों के बारे में बात करती है। ये केवल और केवल ऑन पेपर पे कुछ काम नहीं करती, ये लोगों को डील कर रही होती है, लोगों से बातचीत कर रही होती है, उनसे व्यवहार कर रही होती है। सो इट्स अ पीपल सेंटर्ड एक्टिविटी प्रोसेस, यू कैन से, क्योंकि इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, सो इट इज़ अ प्रोसेस। ये जन केंद्रित है। जन केंद्रित का मतलब है, इसका केंद्रन क्या है? व्यक्ति हैं। इसका संबंध संस्था में ऊपर से लेके नीचे तक सारी श्रेणियों के कर्मचारी इसमें आते हैं, क्योंकि सभी का अपॉइंटमेंट अगर हो रहा है तो नियुक्तिकरण है, चाहे वो जनरल मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो किसी प्यून का अपॉइंटमेंट हो। नियुक्तिकरण में मनुष्यों की ही भर्ती की जा सकती है, उनका चयन किया जा सकता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका विकास किया जाता है। यूँ कह लें कि नियुक्तिकरण की प्रत्येक क्रिया मानव से संबंधित है। संगठन नियोजन की तरह यह कोई ऐसा कार्य नहीं है। संगठन नियोजन क्या है? नियोजन और संगठन के प्रबंध के पहले दो कार्य हैं। तीसरे कार्य के तौर पे हम इस समय पढ़ रहे हैं क्या? स्टाफिंग। तो ये कागजी कार्य नहीं है। प्लानिंग और संगठन ये कागजी कार्यवाही हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जिसमें मनुष्य शामिल होते हैं। आप इसमें योग्य व्यक्तियों को संगठन के विभिन्न पदों पर अपॉइंट करते हैं। तो ये जन केंद्रित है। दूसरा पॉइंट, यह एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है। मैनेजमेंट के दो प्रमुख कार्य जो आपने पढ़े, उसके बाद में ये तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आप स्टाफिंग बोलते हैं। तीसरी विशेषता, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है। एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कर्मचारी नियुक्तिकरण की आवश्यकता मैनेजमेंट के सारे स्तरों पर, तीनों स्तरों पर होती है। टॉप, मिडिल और लोअर लेवल पर हर जगह आपको कर्मचारी चाहिए। तो अलग से इसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट
की स्थापना करनी पड़ती है। यहाँ पर पर्सनल की स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, यही सही है, पर्सनल इसे हम बोलते हैं। इसमें सो ने ये शब्द का उच्चारण होता है पर्सोनल, और वो पर्सनल होता है। पर्सनल, पर्सोनल, नल और नल का डिफरेंस है बेसिकली उच्चारण में। सो सेवी वर्गीय विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट की स्थापना करने के बाद भी प्रत्येक प्रबंधक को नियुक्ति का कार्य करना ही पड़ता है, ठीक है। यानी कि अलग से आप जानते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा प्रबंधक अपने अपने टीम का स्वयं गठन करते ही हैं। उन्हें अपनी टीम के लोगों को चुनने का अधिकार होता है बेसिकली। तो सभी प्रबंधकीय स्तरों पर ये आवश्यक है। चौथी विशेषता है वाइड स्कोप। नियुक्तिकरण का कार्यक्षेत्र बहुत ही बड़ा है, व्यापक है। इसमें कर्मचारी की भर्ती होती है, भर्ती का मतलब रिक्रूटमेंट होता है, फिर चयन यानी सिलेक्शन होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, और उनके पारिश्रमिक क्या क्या होंगे, और उनका जो परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सारी क्रियाएँ स्टाफिंग के अंतर्गत आती हैं। अभी स्टाफिंग में क्या क्या आता है, जो आपने यहाँ ये जो मैंने एनसर्किल किए हुए हैं, अगर आप देखें ये बेसिकली इसके जो तत्व हैं वही हैं, तो इन्हें हम डिटेल में आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, मनुष्यों से संबंधित सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं, चाहे वो भर्ती हो, चयन हो, प्रशिक्षण हो, विकास, पारिश्रमिक, निष्पादन, मूल्यांकन वगैरह सब। निष्पादन मूल्यांकन यानी वो जो काम कर रहे हैं वो कैसा कर पा रहे हैं, ये उसका निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। और जो पांचवी आपकी विशेषता है वह है जो कार्मिक यानी कि सेवी वर्गीय प्रबंध है, उससे ये अलग है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट। देखिए, नियुक्तिकरण और सेवी वर्गीय प्रबंध दिखने में एक जैसे लगते हैं, इनके जो प्रिंसिपल हैं वह भी एक हैं, लेकिन नियुक्तिकरण सेवी वर्गीय प्रबंधन से थोड़ा अलग है। नियुक्तिकरण प्रबंधकों से संबंधित है, जबकि सेवी वर्गीय जो प्रबंध है वो कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के कार्यों से संबंधित है। मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो कर्मचारियों के डे टू डे जो फंक्शनिंग होती है उसको कंटिन्यूस बेसिस पे मैनेज करने से संबंधित है, ठीक है। जैसे कर्मचारी टाइम से आ रहे हैं, वह प्रतिदिन अपना अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इन सारी चीज़ों को, किसी को छुट्टी लेनी, किसी को एडवांस लेना है, किसी को प्रमोट करना है, किसी को डिमोट करना है, ये सारी बातें स्टाफिंग का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब पर्सनल मैनेजमेंट का पार्ट होंगी, लेकिन ये थोड़ा अलग है। और यहाँ कार्यों जो लिख गया है इसका मतलब केवल कार्य से है, कार्यों यानी कि वर्क्स। दूसरा है निरंतर सामंजस्य बनाना, मेकिंग कंटिन्यूस एडजस्टमेंट। नियुक्तिकरण पद तथा व्यक्ति, इन दोनों में निरंतर सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। यहाँ सामंजस्य से तात्पर्य है एडजस्टमेंट स्थापित करना। देखिए, पद अलग होते हैं, व्यक्ति अलग होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर उस पद के लिए सूटेबल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, उनमें एडजस्ट करना कठिन हो जाता है। तो आप नियुक्तिकरण में सबसे पहले तो सूटेबल पद पे सूटेबल व्यक्ति को चुनते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो आप कोशिश करते हैं कि एक निश्चित स्थिति तक उनमें दोनों में, पद और व्यक्ति में, एक सामंजस्य बना रहे, ठीक है। तो ये स्टाफिंग का काम रहता है कि आप पद और व्यक्ति में सामंजस्य बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि गलत हो गया है चयन किसी का किसी पद पर, तो आप उसे अन्य किसी पद पर ट्रांसफ़र करते हैं। वो ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन, ये सब स्टाफिंग का हिस्सा होता है। और अंत में हम बात करें स्टाफिंग की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है संगठन के कार्यों को बिना किसी अवरोध या बाधा के आप पूरा करें और कुशल संचालन को संभव बनाएं। तो ये तो बात रही आज के वीडियो में हमने जो पढ़ लिया। एक तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था कि नियुक्तिकरण का अर्थ क्या है, दूसरा हमने जाना इसका क्या महत्व है, और तीसरा हमने जाना इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी यदि किसी शब्द या किसी टॉपिक पर आपको लगता है कि मैं उतना फोकस नहीं कर सका तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर यथाशीघ्र मैं दे सकूं और संतोषजनक उत्तर हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप वीडियोस को लाइक करें। अपनी कमेंट से आप अपनी शंकाएं और समाधान ही नहीं प्रस्तुत और प्राप्त कर सकते हैं,
बल्कि अगर आप अपनी कोई कमेंट में अगर आपको लगे कि प्रयास सराहनीय है तो आप सराहना कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि किसी ग्राउंड पर ये आलोचना का बिंदु है तो आप कृपया समय निकालिए, थोड़ी आलोचना भी कीजिए। इससे जो वीडियोज़ हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में, उनको और उपयोगी बनाने में हमें मदद मिलेगी। आपके लाइक हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि उसे मोटिवेशन अगर मिलता रहता है तो वह अपने प्रयास की इंटेंसिटी बढ़ाता रहता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने लाइक से, कमेंट से मुझे सूचित करें। वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान और विद्या ये जितने लोगों तक पहुंचाई जा सके उतना ही अच्छा है। कहा है ना किसी ने, विद्या दानम सर्वदानम प्रधानम। आप कहेंगे ये तो नई कहावत हो गई, कुछ तो करना चाहिए। आप टीचर हैं तो कुछ नया भी बनाइए। फ़िलहाल मेरी कोशिश यही है कि आप तक मैं अपने तरीके से कुछ बातें पहुंचाऊं। अगर मेरे तरीके में कोई संशोधन की आपको लगता है कि ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आपके हर सजेशन का बेसब्री से स्वागत करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सजेशन को मैं मान भी सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।